तू जीवन का कंठ भंग इसका कोई उत्साह न कर, रोक नहीं आवेग प्राण के संभल संभल कर आह न कर, उठने दे हुंकार हृदय से जैसे वो उठना चाहे, किसका कहाँ वक्ष फटता है तू इसकी परवाह न कर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का दा विद्यांजलि पर। मैं हूं जगदीश यादव, आप हैं हमारे साथ एटम के स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। मेरे दोस्त, स्पेक्ट्रम के बारे में अगर मैं पढ़ना चाहूं तो सबसे पहले मुझे समझना होगा क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करें तो मेरे दोस्त, आप जानिए कि जिस तरह से आपने ऊर्जा के विभिन्न रूपों में वैद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, आपने गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ऐसे तमाम तरह के नाम पढ़े होंगे, तो जिन्हें आप प्रकाश ऊर्जा कहते हो, ये एक्चुअल में विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक प्रकार की एनर्जी है, ये एनर्जी का एक रूप है। स्पेशली ये जो एनर्जी है, इसकी जो विशेषता है कि इस एनर्जी में दो कंपोनेंट होते हैं, एक आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपका है मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है और इस वेव में दो कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वाइब्रेट करते हैं, और दोनों जो वाइब्रेट करते हैं तो इनके जो वाइब्रेशन का जो मोड है, यानी इनके जो वाइब्रेशन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से ये 90 डिग्री पर। जैसा कि आप इस फिगर में येलो कलर वाला देखिए और जो ब्लू कलर वाला, इसको आप देखिए और देख करके जान जाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में, एक दूसरे के लंबवत तल में कंपन करते हैं, और साथ ही साथ इनका जो डायरेक्शन है वो भी इनसे परपेंडिकुलर होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिस डायरेक्शन में जाती है, ये जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस प्रोपेगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर और एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। समझ गए मेरे दोस्त? ये रहा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी एक प्रकार की एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इट मीन से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से ये इंटरेक्ट भी करेंगे। और आप ये जानिए कि ये वैक्यूम में, निर्वात में, इनकी स्पीड आप जो जानते होंगे 10 टू द पावर माइनस 8 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होती है प्रकाश की। यानी वो आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, इसकी जो स्पीड है, इसकी स्पीड को हम c से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। 2 पॉइंट समथिंग कुछ है तो 3 ही मान करके हम लोग चलते हैं। आप दूसरे वैसे देखो तो 3 इंटू 10 टू द पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इनकी अपनी स्पीड है। ये एक तरह से एनर्जी है, इसके बारे में हम लोग इतनी बात समझें। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तरंग है, तो अगर आप तरंग समझते हैं तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको तरंग से रिलेटेड, आपको वेव से रिलेटेड कुछ जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, वेव से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे कि वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य, जिसे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तरंग की आवृत्ति, आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है जिसे आप न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इनके आयाम की बात करें, आयाम, आवर्तकाल, इन सबको आप जानते हैं। आवर्तकाल टी, आयाम ए, और साथ ही साथ वेव नंबर न्यू बार। ये जो टर्म है इनको आप अच्छे से समझ रहे हैं, ऐसा हम मानकर चलते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम वेव से रिलेटेड, वेव को भी समझाएंगे, वेव कितने टाइप की होती है, और इनसे रिलेटेड ये जो टर्म्स हैं, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड एंड वेव नंबर, इन सारे डिफिनीशन को भी हम लोग वहां समझते हुए चलेंगे अगर आपने कमेंट किया तो। अब हम इतनी बात समझ कर चलते हैं कि एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक टाइप की एनर्जी जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें अलग अलग वेवलेंथ के, अलग अलग एनर्जी के बहुत सारे वेव है, बहुत सारी तरंग है।
इनको हम इनकी एनर्जी के अकॉर्डिंग, इनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, इनकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। इसमें रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे, इस सब नामों से हम जानते हैं। इसमें एक का नाम आपने बहुत अक्सर सुना होगा, ये विजिबल लाइट। जब हम लाइट की बात करते हैं, जब हम प्रकाश की बात करते हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जाने अनजाने हम इस विजिबल लाइट की ही बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये विजिबल लाइट के प्रति ही हमारी जो आई है वो सेंसिटिव है। जब ये विजिबल लाइट के प्रति सेंसिटिव है, यानी इसी विजिबल लाइट को हमारी आंखें समझ पाती हैं और इसके अकॉर्डिंग हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर हम किसी वस्तु को देखते हैं, किसी वस्तु को अगर हम समझते हैं, तो उसके पीछे जो रीजन है, उसके पीछे जो कारण है, ये विजिबल लाइट ही। और अगर हम आपसे पूछें ये विजिबल लाइट क्या है, क्या इसका सेपरेशन कैसे करेंगे, यानी किस तरह से दिखती है, तो वैसे तो विजिबल लाइट को हम व्हाइट लाइट भी बोलते हैं, श्वेत प्रकाश भी बोलते हैं, लेकिन ये 7 कलर के वेवलेंथ से मिलकर के बनी होती है, 7 कलर के रेडिएशन से मिलकर बनी होती है। और इन्हें आपने खूब अच्छे से पढ़ा होगा, रेनबो वाले 7 कलर, रेनबो, इंद्रधनुष, खूब आपने पढ़ा होगा। 7 कलर वेवलेंथ होती है, और वो 7 कलर क्या है, विबग्योर में आपने पढ़ा होगा, वैलिया, यानी हिंदी में बैनी या पिनाला, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड, विबग्योर, ये 7 कलर वेवलेंथ से बनी हुई है। हम इन्हें कैसे सेपरेट करते हैं? एक तो नेचुरली रेनबो बनता है, वहां पर ये 7 कलर वेवलेंथ सेपरेट हो ही जाती है। साथ ही साथ अगर हम विजिबल लाइट को प्रिज्म से पास करें, तो प्रिज्म भी 7 कलर में सेपरेट कर देता है, इनके सारे वेवलेंथ को इनके कलर के अकॉर्डिंग, इनके एनर्जी के अकॉर्डिंग अलग अलग सेपरेट कर देता है। आइए हम आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाएं कि ये कैसे, किस प्रकार से व्हाइट लाइट 7 कलर वेवलेंथ से मिलकर के बनी है। ये देखिए आपका बल्ब है, व्हाइट लाइट का सोर्स है, जो कि स्लिट से होकर के पास होता है, प्रिज्म से जैसे गुजरेगा ये 7 कलर में धीरे धीरे सेपरेट होने लगता है। और जैसे जैसे 7 कलर में सेपरेट होता है, आप देखते पूरा रेनबो के जैसे स्ट्रक्चर आपको मिल गया है। मेरे दोस्त देखें, तो एक बार आप फिर से इसे देख लीजिए। ये आपका बल्ब है, व्हाइट लाइट का सोर्स है, स्लिट से पास हुआ, इसकी एक सिंगल लाइट जा रही है जो कि प्रिज्म से पास हुई, पास होने के बाद में 7 कलर वेवलेंथ में सेपरेट हो रही है। इस वीडियो को हमने sciencetutes.com से हमने लिया है, इनके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मेरे दोस्त अब हम आगे की ओर बढ़े। इतना तो हम समझ गए कि 7 कलर वेवलेंथ, 7 कलर के रेडिएशन से आपकी व्हाइट लाइट मिलकर के बनी है। कौन कौन से हैं आप समझ गए। अगला जो इंपॉर्टेंट, जो मुझे स्पेक्ट्रम समझना है, उस स्पेक्ट्रम को समझने के लिए मुझे इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक हमारा जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ कैसे इंटरेक्ट करती है, और उस इंटरेक्शन की बात करें तो आप जानते हैं, अगर हमारा कोई मैटर है, वो चाहे ये जो हमारा सैंपल है, वो चाहे एटम हो या फिर मॉलिक्यूल हो, अगर हम इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालते हैं, ध्यान दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर हमने इसमें डाला, इसमें हमने एक्सपोज किया है, तो क्या करता है, ये ग्राउंड स्टेट में, यानी लोअर एनर्जी स्टेट में, यानी लो टेम्परेचर के स्टेट में, ये क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करके इसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी, ये एक्साइटेड हो जाएगा। एक बात ये करता है। और दूसरा काम ये है कि अगर आप अपने इस सैंपल को, वो चाहे एटम मॉलिक्यूल कुछ भी हो, अगर आप इसे हीट कर दें, तो हीट करने पर ये जिस रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब किया था, उसको ये इमिट भी कर देगा, उसको ये उत्सर्जित भी कर देगा। यहाँ क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और लाइट को इमिट कर देता है। और इसी मैटर के द्वारा, लाइट के इसी एब्जॉर्प्शन और इमिशन के कारण, अवशोषण और उत्सर्जन के कारण ही हमें अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम मिलते हैं। अभी भी हम स्पेक्ट्रम शब्द से अच्छे से परिचित नहीं हो पाए, तो मेरे दोस्त अब हम उसी शब्द को समझने की कोशिश करें। स्पेक्ट्रम, 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 क्या है स्पेक्ट्रम? मेरे दोस्त अब आप उसी शब्द को समझने के लिए आप हैं, और उस यात्रा में हम उस शब्द को समझने के लिए यहाँ पर हम आ गए हैं। और इसमें हम इस फिगर को देखें, अभी आप देख के भी आए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। कैसे हमने आपके व्हाइट लाइट यहाँ से आपने क्या किया,
व्हाइट लाइट आपने पास करी प्रिज्म से और आपने देखा कि 7 कलर में सेपरेट हो गई। ये जो सेपरेशन है, जब हम व्हाइट लाइट को सेपरेट करते हैं उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, ये सेपरेशन ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन वेरियस वेवलेंथ अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। अगर हम इस स्पेक्ट्रम को देखें, यानी व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को देखें, अगर हम विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम को देखें, तो ये 7 कलर का वेवलेंथ आपको मिल रहा है। और ये जो 7 कलर हैं, आपको कहीं अलग अलग सेपरेट होता नहीं दिख रहा है। ये इंडिगो वाला रीजन है, फिर अलग आपको दिखेगा, ये ब्लू है, ये आपका ऑरेंज है, ये रेड है, ऐसा सेपरेट नहीं दिखता है। सब देखिए, सब एक दूसरे में मर्ज है। कैसे लाल से बैगनी, बैगनी से पीला, पीला से हरा, हरा से आसमानी, आसमानी से चेंज हो रहा है। यानी इसमें कोई गैप नहीं दिख रहा है, और कोई गैप नहीं दिख रहा है, आपस में ऐसा लग रहा है सब मिले हुए हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सतत। सतत का मतलब लगातार। इसके लिए आपने अंग्रेजी दी है कंटिन्यूअस। तो एक तरह से क्या है? ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये सतत स्पेक्ट्रम है। अगर हम अपने व्हाइट लाइट के सोर्स के सामने हम कोई सैंपल रख दें, तो सैंपल क्या करेगा? उसमें से कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो मुझे ये जो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम मिल रहा था, जो 7 कलर का वेवलेंथ का जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था, इसमें कुछ जगहों पर काली काली लाइनें दिख जाएंगी, ब्लैक लाइन दिख जाएंगी, डार्क लाइंस दिख जाएंगी। ये डार्क लाइंस ये बताती हैं कि आपके सैंपल ने इस रीजन में जो वेवलेंथ थी उसको इसने एब्जॉर्ब कर लिया है, उस वेव को इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। क्योंकि एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक वर्ड यहाँ लाइन यूज हो रहा है, लाइन और इससे रिलेटेड एक वर्ड है बैंड। लाइन बैंड को हम आगे समझेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यदि हम इसी सैंपल को फर्दर हीट कर दें, गर्म कर दें, तो जिस रेडिएशन को इसने एब्जॉर्ब किया था, जिस वेव को इसने एब्जॉर्ब किया था, उसको इमिट कर देगा, और फर्दर मुझे दिख जाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में जहां जहां आपको ब्लैक लाइन दिख रही थी, जहां जहां आपको डार्क लाइन दिख रही थी, वहां पर आपको ब्राइट लाइन, चमकीली लाइनें दिख जाएंगी उसी रीजन में, उस कलर की। तो ये आपका है इमिशन स्पेक्ट्रम। अगर आप इन दोनों को देखिए तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अलग अलग हैं, एक इनको हमने अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया है, अलग अलग मुझे दिख रही हैं। और अलग अलग दिखने का मतलब अब ये सतत नहीं है, अब ये हो गई असतत स्पेक्ट्रम। असतत बोले तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। पर अगर आपने डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम समझ लिया, आप इमिशन को भी देख सकते हैं कि आपका डिसकंटिन्यू, क्योंकि सब अलग अलग दिख रहा है, देखो दोनों में सेपरेटिंग लाइन भी मिल रही है आपको। असतत स्पेक्ट्रम। इस तरह से आपने स्पेक्ट्रम शब्द को अच्छे से समझ लिया। मैटर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो जिसको एब्जॉर्ब करे उसके जगह पर आपको डार्क लाइंस दिखेंगी। अगर ये विजिबल रीजन का एब्जॉर्ब कर रही है, तो इस विजिबल रीजन के अलावा अगर कहीं है तो उनको हमारी आंखें समझ नहीं पाती हैं, तो उनको हम दूसरे अन्य मीडियम से हम जानते हैं, उसका सिग्नल रिसीव करते हैं, बट हमारी आंखें उन्हें नहीं समझ पाती हैं। ऐसे में वो मटेरियल आपका कलरलेस ऐसा दिखेगा। अगर कोई कलर दिख रहा है तो उसके पीछे विजिबल लाइट से उसने कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब की है, और इसी स्पेक्ट्रम का कारण ही कोई भी मैटर जो कलरफुल दिखता है के पीछे भी यही कॉन्सेप्ट काम करता है। इसको हम लोग कभी आगे चल करके पढ़ेंगे, आगे क्लास में नहीं, इसी में कहीं पढ़ते पढ़ते हम लोग मौका मिलेगा तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अब आप इस फिगर को देख लीजिए, वही जो डिस्कशन अभी तक हम कर रहे थे वो सारी चीजें आपको यहाँ फिर से एक बार रिवाइज हो रही हैं। आप इस फिगर को देखिए और अपने आप से समझने की कोशिश कीजिए। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, इन सारे टर्म्स को आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी तक के हमारे सारे डिस्कशन से आप लोग स्पेक्ट्रम समझ गए होंगे, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस समझ गए होंगे, एब्जॉर्प्शन इमिशन समझ गए होंगे। तो मेरे दोस्तों, अब आगे की स्लाइड में आप इसको 1 बाय 1 पढ़ते चलिए, देखते चलिए, और कॉपी पेन में आप आराम से नोट बनाते चलिए। आपको हम ये सारी चीजें दिखा रहे हैं, आपके लिए हमने इसे तैयार करके यहाँ पर अब की बार हमने बाइलिंगुअल आपको दिया है। हिंदी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है नोट्स बनाने में, अंग्रेजी मीडियम वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं उस कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि हिंदी मीडियम वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और अंग्रेजी मीडियम वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मुझे भरोसा है। इस तरह से हमारी पूरी कोशिश है। आप इनको
वन बाय वन देखते चलिए, पढ़ते चलिए। और यहाँ से फिर से हमने वो स्लाइड लगा रखी है कि पढ़ने के बाद में फिर से आप समझ लीजिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ गए? अब मुझे यहाँ पर एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम को भी समझना है। ये सारे टर्म हम समझ लिए हैं, तो हमको इसका डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। मेरे दोस्त, अगर हम इतनी बात समझ रहे हैं तो इस स्लाइड पर मैं थोड़ी देर आपसे डिस्कस करूं। सोडियम, आप सैंपल ले रहे थे, सैंपल को लेकर के आपने एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रम को समझा। हम उस सैंपल में क्या ले लेते हैं? सोडियम ले लेते हैं। क्या ले लिया सैंपल में? सोडियम। सोडियम, इसका मतलब सोडियम का वेपर हमने सैंपल ट्यूब में भर दिया है। और सैंपल ट्यूब में फिर हमने क्या किया? विजिबल लाइट पास कराई। और विजिबल लाइट पास करने के बाद में हम देख रहे हैं कि वो 7 कलर वेवलेंथ में, यानी विजिबल लाइट से 2 ब्लैक लाइंस दिखती हैं एब्जॉर्प्शन वाले में, और वो दोनों ब्लैक लाइंस हैं वो येलो रीजन में दिख रही हैं। इसका मतलब सोडियम वेपर में जो सोडियम एटम है, वो सोडियम एटम येलो रीजन की 2 वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर फर्दर उसे हीट या अलग टाइप से एक्साइट करें तो इसी येलो रीजन की दोनों रेडिएशन को ये इमिट भी कर देगा। इस तरह से इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम सोडियम का हम देखते हैं। जो ये 2 डिफरेंट लाइन एब्जॉर्ब करती है उनको हम D1 D2 के नाम से जानते हैं, और इनकी वेवलेंथ अलग अलग है, जैसा कि हमने यहाँ नीचे लिख दिया है आपके लिए। ये जो सोडियम है, देख लेना मेरे दोस्त, ये जो लाइट इमिट करता है, ये जो D1 D2 लाइन जिसे आप बोल रहे हो, ये किस रीजन की है? येलो रीजन की है। और यही कारण है कि हम आज तो इसके स्थान पर तमाम अन्य चीजें आ गई हैं, लेकिन एक जमाने में हम लाइट प्राप्त करने के लिए हम सोडियम लैंप का यूज करते थे। ये सोडियम लैंप या सोडियम लाइट क्या है? अगर हम इस फिगर को दिखाएं तो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप भी हो सकता है कहीं देखा हो, और नहीं देखा तो घर में आप बात करेंगे तो लोग बात करके आपको वो लोग बताएंगे कि हाँ ऐसी लाइटें होती थी। पहले रोड किनारे इस तरह की लाइटें लगती थी जिससे आपको येलो कलर की रोशनी मिलती थी। ये येलो कलर की रोशनी देने वाली जो रोड लाइट जो लगी है, ये आपका सोडियम लैंप ही है। आज इसके जगह पर मरकरी, हैलोजन, इस तरह की लाइटें लगी हैं। और आज तो जमाने में तो एलईडी लाइट्स का जमाना है, एलईडी लाइट लगी है। लेकिन एक जमाने में इस तरह से सोडियम लाइट यूज हुआ करती थी। यहाँ पर सोडियम वेपर को हम रखते थे जिससे हमें येलो लाइट मिल रही थी। आप इतनी बात बहुत अच्छे से समझ गए। एब्जॉर्प्शन इमिशन स्पेक्ट्रम को समझाने का एक बढ़िया डेली लाइफ एग्जाम्पल था। आगे हम समराइज वे में स्पेक्ट्रम को हमने यहाँ पर दे रखा है, इसको आप पढ़िए, जरूरत पड़े आप इसे नोट कर लीजिए, आपके नोट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें कुछ फैक्ट भी हमने रखे हैं, उस फैक्ट से भी बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला जो मुझे बात करना है, लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। अगर हम लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम को समझे तो मुझे आप 2 मिनट का समय दीजिए और मैं आपको लाइन और बैंड सब समझा देता हूं। अपने आप ही सब समझ जाएंगे, समझ क्या जाना है। अभी ये सारा खेल स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम किसका है? सैंपल आपने क्या लिया है? आपने सैंपल क्या ले लिया है? एक बार हमने क्या किया है? एक बार हमने सैंपल ले लिया है, एक बार हमने सैंपल लिया है एटम, यानी जो हमारा सैंपल था वो सैंपल क्या है? एटम है। हमने इसमें व्हाइट लाइट पास करी, व्हाइट लाइट हमने पास करी, और जब हम इसमें व्हाइट लाइट पास करते हैं तो ये व्हाइट लाइट से कुछ रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि एटम है, एक ही टाइप के एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके डिफरेंट एनर्जी लेवल में जाएंगे। तो आपको डिफरेंट एनर्जी लेवल में जाएंगे तो डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी, और डिफरेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगी तो उस स्पेक्ट्रम में अलग अलग जगह पर, अलग अलग रीजन पर आपको छोटी छोटी, आपको पतली पतली लाइनें मिल जाएंगी। और यहाँ जब पतली पतली लाइनें मिल रही हैं, इन्हीं लिए हम इनको क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम। पर ये तो हम बड़ी देर से समझ रहे थे लाइन लाइन। तो बैंड क्या है? बैंड की बात करें, अगर हम सैंपल क्या ले लें? मॉलिक्यूल ले लें। मॉलिक्यूल आप जानते हैं बहुत सारे एटम के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल बनता है। जैसे H2 की बात करें, H और H, H2O की बात करें
वो और भी दूसरे मॉलिक्यूल ले लें। तो जब आप मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में डिफरेंट टाइप के एटम डिफरेंट टाइप के बॉन्ड से मिलकर के बंधे होते हैं। अगर आपने इसमें लाइट एनर्जी पास करी तो लाइट एनर्जी पास करने पर यहाँ केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन ही नहीं होगा, यहाँ पर तो ओनली क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से अलग अलग एनर्जी लेवल में जा रहा था, जिसकी वजह से वो अलग अलग एनर्जी का वो वेव लेंथ एब्जॉर्ब कर रहा था, और उस अलग अलग वेवलेंथ के लिए आपको अलग अलग लाइंस आपको मिल रही थी। बट यहाँ मॉलिक्यूल्स में चूंकि एटम के बीच बॉन्ड भी बने हुए हैं, ये बॉन्ड स्प्रिंग की तरह बिहेव करते हैं, और स्प्रिंग की तरह बिहेव करने की वजह से जब भी आप इस पर रेडिएशन डालते हैं तो ये मॉलिक्यूल में जो एटम है अपने बॉन्ड के थ्रू वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, और जब ये वाइब्रेट करते हैं, इनमें वाइब्रेशन होता है, तो इसमें वाइब्रेशनल ट्रांजिशन भी होता है। वाइब्रेशनल के साथ साथ मॉलिक्यूल रोटेट भी करने लगता है, अपने एक्सिस पर रोटेट भी करने लगता है, घूमने भी लगता है। तो यहां पर क्या शुरू हो जाता है, रोटेशनल ट्रांजिशन भी शुरू हो जाता है। यानी ध्यान दें कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बहुत सारे वाइब्रेशनल ट्रांजिशन होते हैं, और बहुत सारे वाइब्रेशनल में बहुत सारे रोटेशनल ट्रांजिशन होते हैं। कि मेरे दोस्त यहाँ पर अब एक कोई पार्टिकुलर लाइन नहीं मिलेगी, यहाँ पर ग्रुप ऑफ लाइंस मिल जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशन की अपनी तमाम पतली पतली लाइंस, रोटेशन की अपनी तमाम पतली पतली लाइंस, इलेक्ट्रॉनिक की। इसका मतलब यहाँ पर एक लाइन ना होकर के ग्रुप ऑफ लाइंस मिलेंगी, और जब ग्रुप ऑफ लाइंस को एक साथ आप रखें तो ये कैसे दिखती हैं, बैंड नुमा दिखती हैं। भाई बहुत सारी पतली पतली लाइनों को हमने एक साथ लिखा तो एक पट्टी नुमा दिख रही है, एक स्ट्रिप टाइप की दिख रही है, और बैंड जैसे दिखती है, इसीलिए इसका मतलब हमने क्या कहा, बैंड स्पेक्ट्रम। यानी सिंपल पतली लाइन दिख जाए, लाइन स्पेक्ट्रम, कई लाइंस आपस में मर्ज होकर के एक चपटी पट्टी जैसे दिख जाए, बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम किसके द्वारा दिखता है, मॉलिक्यूल्स के द्वारा दिखता है। लाइन स्पेक्ट्रम किसके द्वारा दिखता है, एटम्स के द्वारा दिखता है। मेरे दोस्त अब आपको लाइन स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा में अंतर और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है तो मेरे दोस्त इसको आप पढ़िए, समझिए और नोट्स बनाइए, और हम सब लगातार सीखते हुए आगे बढ़ें। और आगे हम उस टॉपिक पर चलते हैं जो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, यानी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात करने जा रहा हूं। अगर हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम की बात करें तो यहाँ पर आपको कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें क्या भैया, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 है, इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है। आपने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पर आपने हाइड्रोजन गैस पर यानी मॉलिक्यूलर स्टेट में आपने क्या डाला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद में डिफरेंट एनर्जी लेवल में जाएगा, और उससे एब्जॉर्प्शन, और फिर वहां से जब लोअर में आएगा तो उसका अपना इमिशन स्पेक्ट्रम। इस तरह आपको सबसे सिंपल वे में ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम है। क्या समझना है, कैसे समझना है, इसको हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। कोई दिक्कत है? पढ़िएगा और बहुत अच्छे समझ जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग स्पेक्ट्रम समझ गए। यहाँ जो मुझे बात करनी है इस टॉपिक पर बात करनी है। इतना तो आप समझ ही गए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम क्या है, अगर वो स्पेक्ट्रम हम हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। हाइड्रोजन में ऐसी कौन सी स्पेशल बात है कि हमको हाइड्रोजन के लिए अलग से मुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना पड़ा। हाइड्रोजन सबसे सिंपल एटम है। क्यों? क्योंकि इसके वायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन की उछल कूद का ही मुझे स्पेक्ट्रम देखना है। किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोई इंटरेक्शन का कोई मामला है नहीं, कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन के डिस्टर्बेंस का मामला है नहीं। तो ये सिंपलेस्ट एटम होने की वजह से हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम सबसे सिंपलेस्ट स्पेक्ट्रम होता है। कैसे होता है, किस प्रकार होता है,
मेरे दोस्त हम इसको समझेंगे। इससे पहले आप ये नाम सुन लीजिए और नाम बस इतना जानिए कि इसके जो डिस्कवरर हैं, किस खोजकर्ताओं के नाम पर ये नाम पड़े हुए हैं, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड एंड हम्फ्री। तो अगर आप समझ पा रहे हैं कुछ तो ठीक है, नहीं आप मेरे साथ 1 मिनट का समय दीजिए, ये सारे टर्म्स आप समझ जाएंगे। क्या है ये कुछ नहीं है, बस इतना जानिए कि जब इस फिगर से आप समझिए, जब आपका सैंपल क्या है, हाइड्रोजन, इसका मतलब इसके पास, इसके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन है, आपने इस पर एनर्जी डाली, एनर्जी डाली, एनर्जी डालने के बाद में इलेक्ट्रॉन अलग अलग वेवलेंथ की एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल में मान लो चला गया, हायर एनर्जी लेवल में कहीं चला गया, किसी हायर एनर्जी लेवल का मतलब न्यूक्लियस के बाहर अलग अलग सर्कुलर पाथ, जिसको आप ऑर्बिट कहते हैं, उसकी अलग अलग एनर्जी होती है, उसको हम अलग अलग एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। 1 2 3 4 5 जो कुछ भी आपके 1 2 3 आप ये देख ही रहे हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल है, चले गए। और फिर वहां पर थोड़ी देर रुकने के बाद में 10 टू द पावर -8 10 टू द पावर -6 सेकंड के बाद में फिर वो बैक मारेगा। जब वो बैक मारता है, जब वो रिटर्न होगा, तब वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और जब वो एनर्जी को रिलीज करेगा तो ये अपना इमिशन स्पेक्ट्रम देगा। जब वो एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन आ कहां पर रहा है, कहां पर आ रहा है, इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आ जाए, चाहे जहां से वो 7 से, देखिए यहां से ध्यान से देखिएगा, चाहे वो सेकंड सेल से पहले में आ जाए, देख लीजिए इस फिगर को, थर्ड से आ जाए पहले में, फोर्थ से पहले में आ जाए, फिफ्थ से पहले में आ जाए, सिक्स से पहले में आ जाए, 7 से पहले में आ जाए, वो आ कहां रहा है, लास्ट में किस ऑर्बिट में जाकर के रुक रहा है। अगर वो फर्स्ट सेल में आकर रुक रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइमन। देखो यहां से ये वाला पूरा रीजन, ये पूरा रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट में जा रहा है, तो हायर एनर्जी लेवल कोई भी हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर वो फर्स्ट एनर्जी लेवल में चला जाए तो उसे हम लाइमन सीरीज। ठीक इसी तरह से किसी अदर हायर एनर्जी लेवल से अगर वो सेकंड में आ रहा है तो इसे हम बोलते हैं बामर। इसी तरह से पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये आपका देख लीजिए, देख लो ध्यान से, बामर विजुअल रीजन में आ रहा है, फिर यहाँ आपका आ गया पाश्चन थर्ड में आ जाए, इस तरह से आपका पूरा नाम है। अगर आप अच्छे से देखिए, ये जो नाम आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट सेल में आ जाए तो लाइमन, सेकंड सेल में आ जाए तो बामर, थर्ड सेल में आ जाए तो पाश्चन, फोर्थ सेल में आ जाए तो ब्रैकेट, फिफ्थ सेल में आ जाए तो फुंड, और सिक्स्थ सेल में आ जाए तो हम्फ्री। कई कई बुक्स में केवल फिफ्थ तक ही है, फुंड सीरीज तक ही बात की गई है। यानी ये हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम है, जिसे हम 6 सीरीज में जानते हैं, कई बुक्स में 5 सीरीज में ही बताया गया है, ये इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, और इसमें कहां से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां आ रहा है ये इंपॉर्टेंट है। यानी लोअर एनर्जी लेवल में जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और अब इस फिगर को हम देखें और अब बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आप देखिए, फर्स्ट सेल में आ रहा है, यहाँ सेकंड देख लो भैया, यहाँ सेकंड से आ रहा है, यहाँ थर्ड से आ रहा है, फोर्थ से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा हो, आ कहाँ रहा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट में है, जिसका नाम है लाइमन सीरीज। क्योंकि फर्स्ट सीरीज में एनर्जी का गैप ज्यादा होता है, तो बाकी के अदर जितने भी एनर्जी लेवल हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप यहाँ मिलेगा, और इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये यूवी रीजन में मिलता है। अगर सेकंड में आ रहा हो तो बामर सीरीज है, थर्ड में आ रहा है तो पाश्चन सीरीज है। इस तरह से मेरे दोस्त के नाम को आप अच्छे से याद रखिएगा। कहीं से भी आ जाए, देखो ये फर्स्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो यहाँ सबके सब फर्स्ट में आ रहे हैं। लाइमन रीजन कहाँ है, अल्ट्रावायलेट रीजन में। अगर वो सेकंड सेल में आ जाए, सेकंड एनर्जी लेवल में आ जाए, तो बामर सीरीज बनाएगा, जो कि विजुअल रीजन में है। अगर वो थर्ड में आ रहा है तो पाश्चन सीरीज, जो आईआर रीजन में है। आईआर को भी उन्होंने नियर और फार अलग अलग से देखा है, लेकिन आप इसे सिंपली आईआर रीजन ही समझकर बात करें। अगर वो
आपका फोर्थ रीजन में है, फिर वो IR के ऊपर का सब के सब IR रीजन में ही है। फिफ्थ में आ जाए तो फुंड सीरीज है, सिक्स में आ जाए तो हेमफेरी सीरीज है। हायर एनर्जी लेवल से वो कहाँ आ रहा है, बस ये बात इंपॉर्टेंट। और इस तरह से मेरे दोस्तों हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को हमने समझा, और इस स्पेक्ट्रम को समझने के बाद हमको 4-5 सीरीज भी मिली हैं, 4-5 की 6 सीरीज मिली। कई बुक 5 ही लिखती हैं, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। तो इनको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की अलग अलग सीरीज बोलते हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड एंड हेमफेरी। किस एनर्जी लेवल से कहां आ रहे हैं, इसको लेकर के जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी गैप होगा, उसमें जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसकी एनर्जी क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, इन सारी बातों को बताने के लिए एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम है रिडबर्ग। उन्होंने एक फार्मूला, एक इक्वेशन दिया, और उसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग उनका कैलकुलेशन कर लेते हैं। वेवलेंथ, एनर्जी, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें हम लोग पता कर लेते हैं। ये हम आपको एक डिस्क्रिप्शन दे दिए हैं, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल से डिफरेंट एनर्जी लेवल में आ रहे हैं, यानी अलग अलग स्पेक्ट्रम सीरीज के बारे में ये आपका ग्राफ है। जो हम यहाँ फार्मूले की बात करते हैं, तो ये जो साइंटिस्ट आपके हुए रिडबर्ग, इन्होंने एक फार्मूला दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल से किस एनर्जी लेवल में आ रहा है। N2 क्या है, हायर एनर्जी लेवल, N1 क्या है, लोअर एनर्जी लेवल, तो कहां से कहां आ रहा है, और इसी के बेस पर ये कैलकुलेट करते हैं। उसकी लेमडा की वैल्यू भी निकल आएगी, वेव नंबर की भी वैल्यू निकल आएगी, और ये सब निकल आए तो हम एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। या एनर्जी का गैप मुझे पता चल गया तो वेव लेंथ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तमाम तरह की चीजें हम लोग यहाँ समझते हैं, और समझते हुए हम अनेक तरह के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आते हैं। अब हम अगर बात करें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आ रहा है, तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कितने स्पेक्ट्रम सीरीज बनेंगे, कितने। जैसे इस एग्जांपल में हम आपको बता रहे हैं कि मेरा जो ये है इलेक्ट्रॉन, वो फिफ्थ एनर्जी लेवल से, यानी जो हायर एनर्जी लेवल है वो फिफ्थ एनर्जी लेवल है, उसके अंदर फोर्थ होगा, ये आपका फिफ्थ एनर्जी लेवल, उसके नीचे फोर्थ है, थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, इस फोर्थ से आ रहा है नीचे। अब इसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, रैंडमली कहीं भी जा सकता है, 5 से 4 में आ जाए, 5 से 3 में आ जाए, 5 से 2 में आ जाए, 5 से 1 में आ जाए, या डायरेक्टली कहीं आ जाए 5 से 1, कहीं भी जा सकता है, या 5 से 4, 4 से 1। ये देखिए कितना पॉसिबिलिटी है। नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रमी लाइंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक तो वैसे आप सोचिए 1 बाई 1 करके देखें, या फिर आप हमारे इस फार्मूले का यूज कीजिए, और जो है सिग्मा, ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। एनर्जी लेवल का डिफरेंस आप बताइए, और वहां से डिफरेंट एनर्जी लेवल से आप ये पता कर लोगे कि कितने का मामला है। यहाँ 5वें से मुझे 1 में लाना है, तो 5वें से 1 में लाने के लिए 4 का गैप है, और उसका जब मैंने सिग्मा लिया तो सिग्मा का मतलब समेशन होता है, सबका योग होता है, और ए से लेकर 4 तक हमने जब जोड़ा तो 10 लाइंस मिल रही हैं। मेरे दोस्त आप यहाँ से गिनिएगा तो आपको 10 लाइन मिल जाएंगे। आप इन्हें 1 बाई 1 लेकर आइए नीचे, आप डायरेक्ट लेकर आइए, एक एक दो दो को उदाते हुए लाइए, जो भी करोगे मैक्सिमम पॉसिबल अरेंजमेंट जो आपको मिलेगा, मैक्सिमम पॉसिबल लाइंस जो मिलेंगी, दैट इज योर 10। इतनी बातें आप समझ गए। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ ही लिया जाता है, और पूछा ही जाता है बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। अब रिडबर्ग का जो इक्वेशन है उसका यूज करके हम लोग कुछ सवाल लगाएंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए आप ध्यान से समझे, बाकी कुछ है नहीं, वेवलेंथ बताना है, फार्मूला आपके पास पता है लेमडा का, उसका 1 बाई लेमडा से आपको वेव नंबर मिल जाएगा, 1 बाई लेमडा से फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है सी बराबर न्यू लेमडा, तो न्यू बराबर यानी आप फ्रीक्वेंसी बराबर सी बाई लेमडा, तो उस हिसाब से आप फार्मूला लगा दीजिएगा, सारी चीजें आप निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन आपका कहां से कहां जा रहा है, फिफ्थ एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में जा रहा है, कोई दिक्कत। हायर एनर्जी लेवल आपकी कौन है, फिफ्थ, हायर का मतलब N2, N2 की वैल्यू क्या है आपका 5। लोअर एनर्जी लेवल कौन है, सेकंड,
यानी N1 सेकंड सेल है। और इस तरह से आप अपने इस फार्मूले को यूज करिए और यूज करने के बाद में आप सारा कैलकुलेशन करिएगा और कैलकुलेशन करके आप 1 बाय 1 सारी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू या 1 बाय लैम्डा आप कैलकुलेट कर लिए, लैम्डा कैलकुलेट तो 1 बाय न्यू बार से यहाँ से कैलकुलेट हो गया। ये सब आप लोग कन्वर्जन फैक्टर आप जानिएगा, इंग्लिश टर्म में देना है कि सेंटीमीटर में देना है। आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो इतनी कैलकुलेशन आपको अच्छे से आती ही होगी और आनी ही चाहिए अगर आप सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई कुछ नहीं है, वो सिंपल सा कैलकुलेशन है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। वही आपका न्यू बराबर सी लेमडा, सी अपान लेमडा वाला फार्मूला है। सबको बता दें, तरंग की चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, तो सी बराबर आपको मिलता है न्यू अपान लेमडा, तो न्यू आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सी अपान लेमडा। कोई दिक्कत? यहाँ से वो फार्मूला आप देखोगे तो उसी का वो कन्वर्टेड फार्मूला है, सारी वैल्यू रखी गई। हाँ, ये ध्यान से देखो, ये 108 नहीं है, सॉरी 10 की पावर 8 है। ये क्या है? 10 की पावर 8 है। अपने हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और कैलकुलेट करके आप इस बात को अच्छे से आप समझ सकते हैं। मेरे दोस्त, इस बात को हम लोगों ने अच्छे से समझा और इसी के साथ आप इस कैलकुलेशन को, दूसरे कोई प्रॉब्लम को भी आप सॉल्व कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है और आप इसे लगाइए और इसी तरह से आप सीखते रहें। आप लोग हमारे इस चैनल को विजिट किए, इतनी देर तक आप धैर्यपूर्वक हमारी बातों को सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।